नमस्कार और स्वागत है आज की हमारी बातचीत में। आज हमारे पास जो खबरें हैं वो बड़ी मज़ेदार हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल अलग अलग। एक तरफ प्रधानमंत्री राष्ट्रमंडल देशों को संबोधित कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो ईरान में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी हो रही है। कहीं सेना दिवस पर स्वदेशी मिसाइलों का प्रदर्शन है, तो कहीं एलन मस्क का एआई मॉडल एक नया सिरदर्द बन गया है। सही बात है। तो आज हमारा मिशन है इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना और देखना कि इनसे भारत की बड़ी तस्वीर क्या बनती है। और शुरुआत एक ऐसी खबर से करते हैं जो मुझे लगता है इन सबको जोड़ने वाले धागे की तरह है। प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम का जिक्र किया। हाँ। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां तमिलनाडु से विद्वानों, कलाकारों, छात्रों को काशी यानी बनारस लाया जाता है ताकि वो पुराने रिश्ते फिर से ताज़ा हो। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने इसे भारत की अनेकता में एकता की भावना का एक जीवंत उत्सव बताया। मुझे लगता है आज की बातचीत के लिए इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। हाँ, और ये अनेकता में एकता वाली बात, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। आज के स्रोतों में हम देखेंगे कि ये भारत की विदेश नीति से लेकर उसकी आंतरिक सुरक्षा तक हर जगह कैसे एक चुनौती और एक अवसर दोनों है। अच्छा। एक तरफ हम दुनिया को अपनी विविधता की ताकत दिखाते हैं, जैसे काशी तमिल संगम में, और दूसरी तरफ देश के अंदर ही केंद्र और राज्यों के बीच के तनाव जैसी चुनौतियां भी इसी विविधता से उपजती हैं। तो ये धागा पूरी चर्चा में बार बार हमारे सामने आएगा। बहुत दिलचस्प। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर पहले वैश्विक मंच पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित किया और दो मुख्य बातें कहीं। पहली कि भारत ग्लोबल साउथ यानी जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, उनकी आवाज बन रहा है। और दूसरी कि उनकी सरकार बिना भेदभाव के जन कल्याण पर ध्यान दे रही है। ये सुनने में तो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, तो इसका जमीन पर क्या मतलब है? क्या दुनिया हमें इस रोल में देख भी रही है? ये बहुत अहम सवाल है और इसका एक ठोस जवाब हमें 77वें गणतंत्र दिवस से जुड़ी खबर में मिलता है। अच्छा, मुख्य अतिथि वाली खबर। हाँ, बिल्कुल। इस बार मुख्य अतिथि हैं यूरोपीय संघ के दो बड़े नेता, एंटोनियो लुइस सांतोस दा कोस्टा और उर्सुला फॉन डर लेयन। अब ये सिर्फ एक औपचारिक न्योता नहीं है, ये एक मजबूत रणनीतिक संकेत है। किसको? खास तौर पर चीन और रूस को। आज जब यूरोप देखिए, यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से दूरी बना रहा है और चीन के साथ भी उसके रिश्ते तनावपूर्ण हैं। हाँ, वो तो है। तब वो एशिया में एक बड़ा, भरोसेमंद और सबसे जरूरी लोकतांत्रिक सहयोगी ढूंढ रहा है, और भारत उस भूमिका के लिए सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरा है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये भू राजनीति का शतरंज है जिसमें भारत का कद साफ तौर पर बढ़ता दिख रहा है। लेकिन क्या इसमें एक जोखिम भी है? यूरोप और अमेरिका के इतने करीब जाने का मतलब क्या रूस जैसे हमारे पारंपरिक सहयोगियों से एक तरह की दूरी बनाना नहीं है? क्या भारत ये संतुलन साध सकता है, एक ही समय में पश्चिम और रूस दोनों को साथ लेकर चलने का? यही तो भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी कला है, संतुलन साधना। भारत बार बार कहता है कि हम किसी एक गुट का हिस्सा नहीं हैं, हम अपने हितों के हिसाब से फैसले लेंगे। यूरोपीय नेताओं का आना इसी रणनीतिक स्वायत्तता का प्रदर्शन है। हम अमेरिका के साथ क्वाड में भी हैं और रूस के साथ ब्रिक्स और एससीओ में भी। बिल्कुल, यह आसान नहीं है और कई बार पश्चिमी देश इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन अभी तक भारत इस रस्सी पर चलने में कामयाब रहा है। ये दौरा उसी संतुलन का एक और सबूत है। ठीक है, तो ये तो हुई अवसरों और बढ़ते कद की बात, लेकिन वैश्विक मंच पर सिर्फ मौके में ही होते, चुनौतियां भी होती हैं, और वो भी ऐसी जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। सही। हमारे पास दो खबरें हैं जो इसका सटीक उदाहरण है। पहली, अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए आप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाने जा रहा है। और दूसरी, जो ज्यादा चिंताजनक है, तेहरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। और ईरान वाली खबर को थोड़ा और गहराई से देखना जरूरी है। ये सलाह इसलिए दी गई है क्योंकि वहां सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। हाँ। और सरकार उन पर हिंसक कार्रवाई कर रही है। मामला इतना गंभीर है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक में इस पर चर्चा हो रही है। अच्छा। ये दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है।
किसी दूसरे देश की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर पड़ता है जो वहां काम करते हैं या रहते हैं। सरकार को तुरंत हरकत में आना पड़ता है, एडवाइजरी जारी करनी पड़ती है। ये हमें याद दिलाता है कि वैश्विक मंच पर भारत का प्रभाव भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन वैश्विक अस्थिरता के खतरों से हम अछूते नहीं हैं। बिल्कुल। और ये हमें सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर ले आता है। एक तरफ दुनिया में अनिश्चितता है तो दूसरी तरफ देश अपनी ताकत बढ़ाने पर जोर दे रहा है। जयपुर में 78वें सेना दिवस परेड की तस्वीरें काफी प्रभावशाली थीं। हाँ, मैंने देखी। खबरों के मुताबिक परेड में T-90 टैंक, BMP-2 युद्धक वाहन और सबसे खास तौर पर पिनाका और स्वाति जैसे मतलब पूरी तरह से भारत में बने मिसाइल और रेडार सिस्टम का प्रदर्शन हुआ। हाँ, ये देखकर एक अलग ही एहसास होता है। हाँ, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में एक शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, हाँ। उन्होंने आधुनिक, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार सेना बनाने की बात कही। लेकिन यहाँ आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया से कट जाएंगे और सब कुछ खुद ही बनाएंगे। अच्छा। आज की दुनिया में यह संभव ही नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करना, ताकि जब संकट का समय आए तो कोई दूसरा देश हमें ब्लैकमेल न कर सके। इसका मतलब है कि हमारे पास विकल्प होने चाहिए, अपनी शर्तों पर रक्षा सौदे करने की ताकत होनी चाहिए। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। आत्मनिर्भरता का मतलब अलगाव नहीं, बल्कि ताकतवर होना है। लेकिन ये ताकत सिर्फ सीमाओं पर टैंक और मिसाइल तैनात करने से तो नहीं आती है ना? नहीं, देश के अंदर भी तो शांति होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। बाहरी सुरक्षा और आंतरिक शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना लीजिए, लेकिन अगर आपके अपने देश के अंदर हिंसा और अशांति है तो आप एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकते। सही बात है। और इसी से जुड़ी हमारे पास एक खबर है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 52 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। हाँ, ये एक बड़ी खबर थी। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये दिखाता है कि सरकार एक तरफ सीमाओं को मजबूत कर रही है और दूसरी तरफ देश के भीतर दशकों से चली आ रही इस समस्याओं को बातचीत और विकास के जरिए सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। ये दोनों प्रयास साथ साथ चलते हैं। लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियां सिर्फ माओवाद तक ही तो सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी ये चुनौतियां हमारे अपने सिस्टम, हमारे अपने संस्थानों के बीच से ही पैदा होती हैं। मैं यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले की बात कर रही हूँ जो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और पश्चिम बंगाल पुलिस के बीच के टकराव से जुड़ा है। हाँ, वो ईडी वाला मामला। हाँ, खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आईपैक, जो एक जानी मानी राजनीतिक सलाहकार कंपनी है, उसके दफ्तरों पर पड़े छापों को लेकर ईडी अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर पर रोक लगा दी है। और नोटिस भी जारी किया है। हाँ, राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भी जारी किया है। ये मामला हमारे संघीय ढांचे की एक बहुत बड़ी और बढ़ती हुई चुनौती को दिखाता है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्ते। बिल्कुल। जब कोई केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई, किसी ऐसे राज्य में कार्रवाई करती है जहां विपक्षी दल की सरकार है, तो अक्सर टकराव की स्थिति बन जाती है। राज्य सरकार इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती है और राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसी के काम में रुकावट डालने की कोशिश करती है। यहाँ भी वही हुआ। ये मामला दिखाता है कि हमारे संस्थानों के बीच आपसी विश्वास और समन्वय की कितनी कमी है, और जब पुलिस ही पुलिस के खिलाफ एफआईआर करने लगे तो फिर न्याय के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत को दखल देना पड़ता है। तो क्या ये केंद्र और राज्य के बीच का तनाव अब एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है? हम इसे कई राज्यों में बार बार देख रहे हैं। ऐसा लगने लगा है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण का नतीजा है। और ये देश के शासन के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि विकास के लिए केंद्र और राज्यों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ये भी एक तरह की आंतरिक सुरक्षा चुनौती है जो दिखती नहीं लेकिन देश की नींव को कमजोर कर सकती है। ये केंद्र और राज्य के बीच का तनाव, ये तो एक तरह का संगम है, लेकिन वैसा नहीं जैसा हम देखना चाहते हैं। हाँ, सही कहा। चलिए एक सकारात्मक संगम की बात करते हैं, जहां से हमने आज की चर्चा शुरू की थी, काशी और तमिल का संगम। इसे एक और खबर से जोड़ते हैं। दुनिया भर में तमिल भाषी लोग फसल का त्योहार पोंगल मना रहे हैं। हाँ। चाहे वो सिंगापुर हो, अमेरिका हो या कनाडा, ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें देश की सीमाओं से कितनी आगे तक फैली हुई हैं। बिल्कुल। और ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक बेहतरीन उदाहरण है। सॉफ्ट पावर, हाँ। जब हम सिर्फ सेना और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो हम अक्सर अपनी संस्कृति की इस ताकत को भूल जाते हैं। काशी तमिल संगम जैसे कार्यक्रम या विदेशों में मनाए जाने वाले पोंगल और दिवाली जैसे त्योहार, ये सिर्फ उत्सव नहीं है,
ये दुनिया को भारत से जोड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये बिना किसी दबाव के, बिना किसी सौदेबाजी के दुनिया में भारत के लिए एक सकारात्मक छवि बनाते हैं। कूटनीति में इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। और इसी सामाजिक ताने-बाने में लोकतंत्र की ज़मीनी हकीकत भी शामिल है। एक छोटी लेकिन अहम खबर ये भी है कि महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी-बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहसों के बीच लोकतंत्र असल में गली, मोहल्ले और वार्ड के स्तर पर ही जिंदा रहता है। सही बात है। अच्छा, मैदान की बात चली है तो जरा खेल के मैदान का भी हाल ले लेते हैं। हाँ, वहाँ भी एक्शन भरपूर है। क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए खबर थोड़ी अच्छी नहीं है। क्या हुआ? न्यूजीलैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया और अब सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। मतलब अगला मैच अब फाइनल जैसा होगा। अच्छा, लेकिन जहां पुरुषों के खेल में उतार चढ़ाव चल रहा है, वहीं महिला क्रिकेट में एक क्रांति हो रही है। WPL की बात कर रहे हैं आप? हाँ, महिला प्रीमियर लीग। आज शाम नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स का मुकाबला है। और ये सिर्फ एक और टूर्नामेंट नहीं है, ये लीग भारत में महिला क्रिकेट को पूरी तरह बदल रही है। जिस तरह की नीलामी हुई, जिस तरह का पैसा और मीडिया कवरेज इसे मिल रहा है, वो दिखाता है कि महिला खेल अब सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यावसायिक मंच बन गया है। ये समाज में हो रहे एक बड़े बदलाव का संकेत है। बिल्कुल। और एक अच्छी खबर बैडमिंटन से भी है। बताइए। लक्ष्य सेन नई दिल्ली में चल रहे इंडिया ओपन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया। उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो खेल की दुनिया से अब एक ऐसे मैदान की ओर चलते हैं जहां नियम अभी बन ही रहे हैं और खिलाड़ी कौन है और रेफरी कौन ये भी साफ नहीं है। मैं बात कर रही हूँ टेक्नोलॉजी की। और यहाँ हमारे पास एलन मस्क के AI मॉडल ग्रोक से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी खबर है, जो आज के समय में हर किसी से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से AI डीपफेक को लेकर चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। खासतौर पर ऐसी घटनाएं सामने आईं जहां वास्तविक लोगों, खासकर महिलाओं और अभिनेत्रियों की तस्वीरों को AI की मदद से एडिट करके अश्लील बना दिया गया। ये एक बहुत ही खतरनाक और घिनौना ट्रेंड है जो किसी की भी इज्जत को मिनटों में बर्बाद कर सकता है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि AI जो समस्या पैदा कर रहा है, वही अब खुद को ठीक करने की कोशिश भी कर रहा है? खबर यही है कि इन्हीं चिंताओं के बीच ग्रोक ने अब इस तरह के फोटो एडिटिंग पर रोक लगा दी है। हाँ, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये चोर के खुद कहने जैसा नहीं है कि मैंने ताला लगा दिया है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं पर यह खबर सच में दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक इस्तेमाल पर चल रही एक बहुत बड़ी वैश्विक बहस का हिस्सा है। अच्छा। एक तरफ ये एक सकारात्मक कदम है। ये दिखाता है कि सोशल मीडिया के दबाव और आलोचना के बाद ये बड़ी टेक कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए मजबूर हो रही हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि सिर्फ एक शक्तिशाली टूल बना देना काफी नहीं है, उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के तरीके भी बनाने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि हम एक कंपनी की नीयत पर निर्भर हो रहे हैं। आज ग्रोक ने यह फीचर बंद कर दिया, कल अगर उसे बिजनेस का नुकसान हुआ तो वो इसे फिर से चालू कर सकती है। सही बात है। या कोई और कंपनी इसी तरह का टूल बना लेगी। ये हमें उस बड़े सवाल पर लाता है कि क्या इन शक्तिशाली तकनीकों को कंपनियों के भरोसे सेल्फ रेगुलेट करने के लिए छोड़ देना चाहिए या फिर सरकारों को सख्त कानून बनाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, क्योंकि तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि कानून हमेशा उससे पीछे ही रह जाता है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि भारत एक ही समय में कई अलग-अलग किरदारों को निभाने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक मंच पर वो एक जिम्मेदार लीडर बनना चाहता है, यूरोपीय संघ जैसे सहयोगियों से रिश्ते मजबूत कर रहा है। वहीं घर में वो अपनी सेना को आत्मनिर्भर बना रहा है, अपनी सांस्कृतिक विविधता का जश्न काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रमों से मना रहा है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हर मोर्चे पर प्रगति तो है, लेकिन उसी प्रगति के साथ नई और ज्यादा जटिल चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। आपका सार एकदम सही है। ये सारी खबरें मिलकर यही दिखाती हैं कि भारत एक साथ कई बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। हाँ। एक तरफ राष्ट्रमंडल और यूरोपीय संघ के साथ कूटनीतिक सफलता है, तो दूसरी तरफ ईरान की अस्थिरता और अमेरिकी वीजा नीतियों जैसी अनिश्चितताएं हैं। एक तरफ हम स्वदेशी T-90 टैंक और पिनाका मिसाइल पर गर्व कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी और राज्य पुलिस के बीच का टकराव हमारे संघीय ढांचे पर ही सवाल खड़े कर रहा है। और एक तरफ हम अपनी प्राचीन संस्कृति का जश्न मना रहे हैं,
तो दूसरी तरफ एआई जैसी भविष्य की तकनीक की नैतिक चुनौतियां हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। ये एक बेहद गतिशील और चुनौतीपूर्ण दौर है। बिल्कुल। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। आज की चर्चा से एक सवाल उभरता है। एक ओर हम 78वें सेना दिवस पर अपनी आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें मिसाइलें और टैंक शामिल हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, ठोस चीजें। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर ग्रोक जैसी एआई तकनीक हमें ये याद दिला रही है कि भविष्य के युद्ध शायद मैदान में नहीं, बल्कि सूचना, डेटा और पहचान के अदृश्य क्षेत्र में लड़े जाएंगे, जहां हथियार डीप फेक और डिसइंफॉर्मेशन होंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या हमारी आत्मनिर्भरता की परिभाषा इन नई अदृश्य चुनौतियों का सामना